हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग आज फाइलम एनिलिडा में केचुआ मतलब अर्थवाम मतलब फेरिटिमा पोस्थुमा के बारे में सीखेंगे चीज़ें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। सबसे पहले क्या पढ़ना है? फेरिटिमा पोस्थुमा पढ़ना है। फेरिटिमा पोस्थुमा, है ना, अर्थवाम जिसको बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करनी है। पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो फेरिटिमा पोस्थुमा होता है, ठीक है, इसका क्लास हम बता चुके थे। क्या क्लास था? ऑलिगोकीटा था। ये हम बताया था जब एनिलिडा की जनरल करेक्टर पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि क्या था, वो ऑलिगोकीटा था, है ना। ऑलिगोकीटा में आपने देखा था कि मतलब क्या था उसमें, जो सीटी पाई जाती थी वो स्कैटर्ड सीटी पाई जाती थी और लेस सीटी पाई जाती थी, है ना। और दूसरी बात हमने बताया था कि उसका जो एग्जाम्पल था वो क्या था? फेरिटिमा पोस्टुमा था। इसको कॉमन इंडियन अर्थवाम के नाम से भी जानते हैं। पहला, इसको किसके नाम से जानते हैं? कॉमन इंडियन अर्थवाम के नाम से जानते हैं, है ना। कॉमन इंडियन अर्थवाम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है? तो क्लास हमने आपको बता दिया था किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ऑलिगो कीटा से बिलोंग करता है। क्लास भी हमने बता दिया था। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो फेरिटिमा पोस्टिमा का जो नॉलेज था, ठीक है, वो किसने दिया था? कार्ल नारायण साहब ने दिया था, ठीक है। वो काम कर रहे थे, ठीक है। नॉलेज ऑफ फेरिटिमा इज मेनली ड्यू टू, चलो एक मिनट बस, हाँ, ठीक है। जो नॉलेज था फेरिटिमा का वो किसके कारण था? वो किसने दिया था? तो याद रखना आपको, कार्ल नारायण बहल साहब थे। कौन थे? कौन, क्या नाम था उनका? उनका नाम था कार्ल नारायण बहल, है ना। क्या नाम था? कार्ल नारायण बहल, है ना। कार्ल नारायण बहल 1926 में, इसमें 1926 में। नेक्स्ट पॉइंट आप जानेंगे यहीं पे कि ये बैरोविंग एनिमल है। कैसा? जो कि ज़मीन के नीचे रहता है ना, मॉइस्ट सॉइल में रहता है। और कितने डीप में रहता है? 20-30 सेंटीमीटर डीप में रहता है। तो कैसा है? बरोइंग एनिमल है, बरोइंग एनिमल है, साथ ही साथ बरोइंग एनिमल है। दूसरी बात ये है, लिविंग इन बरो, गुफाओं, बरो मतलब लिविंग इन बरो, है ना। ये धरती के अंदर रहता है और वो बनी काहे की होती? मॉइस्ट सॉइल की बनी होती है। तो लिख सकते हो, मेड काहे की बनी होती है? लिविंग इन बरो, है ना, मेड इन मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल की बनी होती है। और कितना? 20 से 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर डीप रहती है, ठीक है। 20 से 30 सेंटीमीटर डीप रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़नी है ना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि अर्थवार्म जो होता है ये नॉकटर्नल होता है ना। ये कैसा होता है? नॉकटर्नल होता है। मतलब कि इसका मतलब हो गया, नॉकटर्नल का मतलब ये एक्टिव कब रहता है? एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, ये नाइट में एक्टिव रहता है, एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। नेक्स्ट पॉइंट जान लीजिए इसी में कि जो इसका कलर होता है ब्राउन होता है या क्ले कलर्ड होता है। कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है या क्ले कलर्ड का होता है? ब्राउन या क्ले कलर्ड का होता है। साथ ही साथ स्किन में पिगमेंट पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं? स्किन जो होती है वो कैसी होती है? पिगमेंटेड होती है, एक स्किन पिगमेंटेड होती है। तो याद रखना है आपको, कॉमन इंडियन अर्थवार्म बोलते हैं, है ना। और साथ ही साथ ब्राउन कलर का होता है ना। साथ ही साथ कॉन कॉर्न नारायण बहल साहब ने 1926 में बताया था इसके बारे में।
बर्रोइंग एनिमल है, नॉकटर्नल है। अच्छा, जो पिगमेंट पाए जाते हैं उस पिगमेंट का नाम क्या है? तो उस पिगमेंट का नाम है पोरफायरिन। ठीक है, और ये करता क्या है? प्रोटेक्ट करता है स्ट्रांग लाइट से। ठीक है, तो क्या नाम है? कार्ल पोरफायरिन। और ये जो पोरफायरिन है ये करता क्या है? विच प्रोटेक्ट, क्या करता है? विच प्रोटेक्ट, ये क्या करता है? लाइट को से प्रोटेक्ट करता है ना। तो ये विच प्रोटेक्ट स्ट्रांग लाइट, ये स्ट्रांग लाइट से प्रोटेक्ट करता है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अर्थवॉर्म से रिलेटेड। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है हम लोगों को, साथ ही साथ फेरिडिमा पोस्टुमा को, साथ ही साथ जो डेट्राइटस होते हैं, डेट्राइटस किसे बोलते हैं? ह्यूमन या ह्यूमस ईटिंग स्वेल, जिसको स्वेल वोरस बोलते हैं, जो मिट्टी को खाते हैं, है ना। जो डेट्राइटस होते हैं जिसको बोलते हैं ह्यूमस ईटिंग या उनको स्वेल वोरस बोलते हैं, जो मिट्टी को खाते हैं। बॉडी की बात कर ले तो बॉडी हम पहले बता चुके हैं, सिलिंड्रिकल होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इलांगेटेड होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है इसमें। किसमें? मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। आपको अब याद रखना है फेरिडिमा पोस्टुमा का जो बॉडी है कितने सेगमेंट होते हैं? बॉडी में कितने सेगमेंट होते हैं? 100 to 120, 120 सेगमेंट होते हैं। कितने? 120 सेगमेंट होते हैं, है ना। और ये जो सेगमेंट होते हैं ये 3 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से? पहला भाग है हेड, दूसरा ट्रंक, तीसरा टेल, है ना। तो यहीं पे बता देते हैं, 3 भागों में बटे होते हैं। एक होता है हेड, दूसरा ट्रंक और तीसरा टेल। हेड, ट्रंक और टेल 3 भागों में बटा होता है। तो हेड जो होता है, देखते हैं, बताते हैं पूरा, है ना। जो हेड होता है, हेड जो है वो पेरिक्लाइटेलर रीजन में होता है। किस रीजन में? चलिए पूरा हेड, उसके बाद ट्रंक की बात कर लेते हैं। हेड हो गया, फिर ट्रंक की बात कर लें तो ट्रंक को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। ट्रंक को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। कैसे कैसे? हेड को अलग पढ़ेंगे, ट्रंक को अलग पढ़ेंगे, टेल को अलग पढ़ेंगे। जो ट्रंक होगा वो 3 भागों में पढ़ेंगे, जिसे पेरिक्लाइटेरल रीजन होता है। ट्रंक में पहला रीजन होगा पेरिक्लाइटेलर रीजन, है ना। पेरिक्लाइटेलर रीजन, ये रीजन जो होता है 1 से 13 नंबर सेगमेंट के बीच पाया जाता है। पेरिक्लाइटेलर रीजन किसमें कितने सेगमेंट में? 1 से 13 नंबर उसमें पाया जाएगा सेगमेंट में। क्लाइटेलर रीजन इसके बाद आ जाएगा। इसके बाद कौन सा रीजन आएगा? क्लाइटेलर रीजन। क्लाइटेलर रीजन आ जाए। और जो क्लाइटेलर रीजन होता है वो कौन से नंबर में होता है? 14, 15, 16। कौन से नंबर में? 14, 15 और 16 नंबर में क्लाइटेलर रीजन हो गया। उसकी बाद फिर लास्ट जो होता है वो पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। लास्ट कौन सा होता है? पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। पोस्ट क्लाइटेलर रीजन ये किस में पढ़ने को मिलेगा? तो ये 17 से लास्ट 120वें सेगमेंट तक आपको पढ़ना है। तो ट्रंक को हमको 3 भागों में पढ़ना है। ठीक है, कौन सा? प्री क्लाइटेलर रीजन, पेरी नहीं, प्री। ठीक है, प्री क्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेलर रीजन और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। तो प्री क्लाइटेलर रीजन में 1 से 13 सेगमेंट के बीच, है ना। क्लाइटेलर रीजन में 14, 15, 16 सेगमेंट के बीच, और पोस्ट क्लाइटेलर रीजन में 17 से लास्ट सेगमेंट के बीच ये होते हैं, है ना। उसके बाद अपन देखेंगे थोड़ा सा इसकी बॉडी के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया कौन कहाँ पाया जाता है, थोड़ा स्ट्रक्चरली चीज़ें समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर बना करके आपको समझा देते हैं, है ना। फिर भी वहाँ पोस्टुमा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलिए कुछ स्ट्रक्चरली बता देते हैं आपको। है ना, स्ट्रक्चरली चीज़ें बता देते हैं। चलिए
छोटे छोटे सेगमेंट वाइज बना करके आपको बता देते हैं कौन से क्या है कैसे, है ना, सेगमेंटली चीज़ें आप समझिए। वन 120 सेगमेंट होते हैं तो पूरे सेगमेंट यहाँ नहीं बना पाएंगे, मतलब एक बता दे रहे हैं कि आपको ये 120 सेगमेंट होते हैं। ये ऐसे हम आपको एक इमेजिन डायग्राम दे रहे हैं, आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमको स्कैटर्ड सिटी भी दिखाना है ना, इसलिए माउथ भी आगे चल करके बना के आपको दिखा देंगे। ये है ना, ऐसे। चलिए देखते हैं सबसे ऊपर ये क्या होगा, ये है माउथ, ये क्या है, माउथ है ना। साथ ही बात इसमें जो सीटी होती है हमने बोला था वो स्कैटर्ड होती, तो ये देखो भाई सीटी कैसी होती, बिखरी हुई होती है, ये स्कैटर्ड सीटी होती है, पूरे में पाई जाती हैं और लेस होती हैं, ज़्यादा होती नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा नेरिस में पाई जाती हैं। हमने आपको बताया था, है ना, क्लासिफिकेशन के दौरान सबसे ज़्यादा किस में, वही पूछा गया था किस क्लास में सबसे ज़्यादा सीटी पाई जाती थी, न्यूमेरस सीटी, ठीक है, नेरिस वाले क्लास में पाई जाती हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। चलो ये माउथ हो गया, और ये क्या है, सीटी है, ये जो आपको दिख रही है ये सीटी है, क्या है, सीटी। अब देखो 14, 15, 16 यहाँ पे क्या पाया जाएगा, फीमेल जेनिटर पोर पाए जाएंगे, है ना। तो मान लो हम यहाँ से बात कर लें, ये 14 है, ये 15, ये 16, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, फीमेल जेनिटल पोर। पूछा गया है क्वेश्चन, फीमेल जेनिटल पोर किस सेगमेंट में पाया जाता है, नाम पूछा गया तो आपको बताना होगा 14, 15 और 16, है ना। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि मेल जेनिटल पोर किस में पाया जाता है, तो मेल जेनिटल पोर आप याद रखिएगा वो 18वें नंबर पे पाया जाता है। 18वें नंबर पे क्या पाया जाता है, मेल जेनिटल पोर। मेल जेनिटल पोर जो होता है वो 18वें नंबर पे पाया जाता है। 18वें नंबर पे मेल जेनिटल पोर पाया जाता है। एनस भी होती है और टेल, यहाँ पे ये क्या है, एनस है और ये क्या है, टेल है ना। मेल जेनिटल पोर और फीमेल जेनिटल पोर ये आप सब जान गए, है ना। चलो यहीं पे थोड़ा सा हम माउथ की स्ट्रक्चर बना करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलो थोड़ा सा माउथ का स्ट्रक्चर बना दें यहीं पे। माउथ का भी स्ट्रक्चर यहीं पे बना के दिखा रहे हैं आपको, है ना। ये देखो, है ना। उसके बाद फिर ये है, ये आपका ये आपका माउथ का स्ट्रक्चर बन गया। देखो इसमें क्या क्या है, सबसे प्रोस्टोमियम होता है, क्या होता है, प्रोस्टोमियम होता है, पेरिस्टोमियम होता है ना। तो ये प्रोस्टोमियम है, इसको बोलेंगे प्रोस्टोमियम, इसको बोलेंगे पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम, है ना। और रिंग ऑफ सीटी, ये जो रिंग दिख रही है ये रिंग है, ये क्या है, ये रिंग है, सीटी की रिंग है ये क्या है, ये रिंग ऑफ सीटी, ये सीटी की रिंग है। तो ये माउथ का स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया। अब लॉन्गेस्ट इज मेगास्कॉलेक्स 3 mm होता है ना। जो दक्षिण भारतीय केचुआ होता है ना, जो साउथ इंडियन अर्थवर्म होता है, उसमें देखो होता क्या है, कुछ चीजें और जाननी है, एक मिनट। है ना, इसको मेगास्कॉलेक्स बोलते हैं, क्या, मेगास्कॉलेक्स। लॉन्गेस्ट इज मेगास्कॉलेक्स 3 mm का होता है दक्षिण भारतीय केचुए में, है ना। और जो सिस्टाइफस होता है वो उत्तर भारत में पाया जाता है, ठीक है।
टेल में क्या होता है, पिगमेंट होते हैं जिसको पाइजीडियम बोलते हैं। साथ ही साथ जो टेल होती है यहाँ पे कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पाइजीडियम। इसमें पाइजीडियम नाम के पिगमेंट पाए जाते हैं टेल में। तो आपने ये स्ट्रक्चर समझा, भी पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बताऊंगा कैसे क्या होता है ना। अपर्चर की बात कर ले तो ऑन वेंट्रल साइड माउथ, एनस और निफ्रीडियोपोर पाए जाते हैं। देखो माउथ की तरफ माउथ, एनस और नेफ्रीडियोपोर पाए जाते हैं, तो इसमें अपर्चर वेंट्रल साइड पाए जाते हैं। और कौन कौन से अपर्चर होते हैं, एक माउथ वाला अपर्चर होता है, एक एनस वाला अपर्चर होता है, एक नेफ्रीडियोपोर होता है। तो ये आपने स्ट्रक्चर जाना कैसे होता है, क्या क्या किसमें पेरिस्टियम पाए जाते हैं, पेरिस्टियम पाए जाते हैं, और रिंग ऑफ सीटी की रिंग पाई जाती हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं टेल की तरफ जिसको पाइजीडियम बोलते हैं, है ना। फीमेल जेनिटर पोर 14, 15, 16 में पाए जाते हैं। मेल जेनिटर पोर कहाँ पाया जाता है, 18वें नंबर सेगमेंट में पाया जाता है। हर एक एक चीज, हर सेगमेंट के बारे में बताऊंगा कैसे, कौन सा, कहाँ पे क्या चीजें पाई जाती हैं। चलो पहले अपर्चर की बात करते हैं। वेंट्रल साइड पाए जाते हैं। जो अपर्चर होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड अपर्चर पाए जाते हैं। कितने अपर्चर, 3। एक माउथ का अपर्चर, दूसरा एनएस का अपर्चर, एक माउथ वाला अपर्चर हो गया, दूसरा एनस वाला अपर्चर हो गया, और तीसरा नेफ्रेडियोपोर। ठीक है, 3 अपर्चर होते हैं, माउथ, एनस और नेफ्रेडियोपोर वाले, है ना। चलो अब नेफ्रेडियोपोर हो गया तो नेफ्रीडिया के बारे में भी बता दें, है ना। हमने बताया था नेफ्रीडिया क्या होता है। चलो नेफ्रीडिया के बारे में भी बता देते हैं। आपने ये पूरा जान लिया कहाँ क्या होता है, पाइजीडियम के बारे में भी जान लिया है। चलिए इसको रफ करते हैं, इसके बाद बताते हैं नेफ्रीडिया के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेफ्रीडिया पूछा गया है, पूछा जाता ही है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया अर्थवर्म का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, एक फेरेंजियल नेफ्रीडिया, दूसरा इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया और तीसरा सेप्टल नेफ्रीडिया। तो सबसे पहला जो नेफ्रीडिया है वो फेरेंजियल नेफ्रीडिया है। कौन सा, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। देखो जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होती है ना, जो फेरेंजियल नेफ्रीडिया होती है वो किस सेगमेंट में पाई जाती है, तो 4, 5, 6 नंबर सेगमेंट में पाई जाती है। किस सेगमेंट में, 4, 5 और 6 नंबर सेगमेंट में पाई जाती है, वो फेरेंजियल नेफ्रीडिया हो गई। दूसरा इंटेगुमेंट्री, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो होती है, जो इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया होती है इसमें कुछ चीजें होती हैं। ये 7 से लगा करके लास्ट तक पाई जाती है। कहाँ तक, 7 टू लास्ट 120 तक, उसमें पाई जाती है ना। और इसमें क्या चीजें हैं ये आपको याद रखना है। 200 नेफ्रीडियोपोर पाए जाते हैं हर एक सेगमेंट में। तो 200 नेफ्रीडियोपोर, 200 नेफ्रीडियोपोर पाए जाते हैं, 200 नेफ्रीडियोपोर इन ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट में 200 नेफ्रीडियोपोर पाए जाते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं, तो 2500 पाए जाते हैं 14, 15, 16 में। कितने, 2500 नेफ्रीडियोपोर पाए जाते हैं किस रीजन में, 14, 15 एंड 16 में। अभी यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, 16 में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते क्या हैं, ये कौन सा रीजन है, ये क्लाइटेलर रीजन होता है। ये कौन सा, क्लाइटेलर रीजन होता है, क्लाइटेलर रीजन होता है। और इसलिए इसको बोलते क्या हैं, इतनी ज़्यादा नेफ्रीडिया 14, 15, 16 सेगमेंट में पाए जाते हैं, मतलब क्लाइटेलर रीजन में पाए जाते हैं, तो इसको कहते क्या, इसको कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। तो क्लाइटेलर रीजन को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया, ठीक है, कॉल्ड एज फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया। इसलिए इसको फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं। कौन सा रीजन, क्लाइटेलर रीजन, याद रखना है। और लास्ट में सेप्टल नेफ्रीडिया, तीसरा जो हो गया वो कौन सा, सेप्टल नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया,
जो सेप्टल निफ्रीडिया होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो भी आपको पता होना चाहिए, 15 से लास्ट तक होता है। कहाँ से? 15 से लास्ट तक सेप्टल निफ्रीडिया पाई जाती है। निफ्रीडिया इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको हमने पूरा इतना डिटेल में बताया, ठीक है। ये एक्सक्रीटरी आर्गन होता है सेगमेंटल निफ्रीडिया, ठीक है। निफ्रीडिया क्या होता है? एक्सक्रीटरी आर्गन होता है और इसको बोलते हैं सेप्टल निफ्रीडिया। चलो निफ्रीडिया से रिलेट करके कुछ चीज़ें और समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। तो एक्सक्रीटरी आर्गन क्या है? सेगमेंटल निफ्रीडिया। क्या बोलते हैं? सेगमेंटल निफ्रीडिया। सेगमेंटल निफ्रीडिया क्या है? एक्सक्रीटरी आर्गन, है ना। ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है और एनालॉगस होता है किससे? एनालॉगस टू किससे? वर्टिब्रल किडनी, जो वर्टिब्रेट होते हैं उनकी किडनी से, है ना। तो कह सकते हो एनालॉगस टू वर्टिब्रेट किडनी। एनालॉगस टू वर्टिब्रेट किडनी, उसके एनालॉगस होते हैं निफ्रीडिया के बारे में, है ना। साथ ही साथ कुछ स्पर्मेथिकल पोर पाए जाते हैं, सेगमेंट पूछा गया था जहां पे कुछ स्पर्मेथिकल पोर पाए जाते हैं जहां पे क्या होता है? स्पर्म का स्टोरेज होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्पर्म का स्टोरेज कहाँ पे होता है, तो वो उसका नाम है स्पर्मेथिकल पोर, और वो किस सेगमेंट में होता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताता हूँ, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 4 पेयर होते हैं, है ना। तो लिख सकते हो इन 4 पेयर। कितने? 4 पेयर, है ना। 4 पेयर होते हैं। हैव स्पर्मेथिकल पोर, स्टोरेज ऑफ स्पर्म क्या होते हैं? हैव स्पर्मेथिकल पोर, स्पर्मेथिकल पोर। और इसमें होता क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म, इसमें स्पर्म का स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म, है ना। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख सकते हो, ये कई बार पूछा गया है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फीमेल जेनाइटल पोर 14 सेगमेंट में होता है। ओवरी 1 पेयर होती है 13 सेगमेंट में। बताते हैं एक एक करके। चलो, फीमेल जेनाइटल पोर जो होता है, फीमेल जेनाइटल पोर वो किस सेगमेंट में होता है? 14 सेगमेंट में होता है। और जो ओवरी होती है वो कितनी होती है? ओवरी 1 पेयर होती है ना। ओवरी जो है 1 पेयर है, और कौन से पेयर में है? 13 पेयर में है। एक पेयर ओवरी 13 पेयर में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मेल जेनाइटल पोर 18 में पाया जाता है, और 1 पेयर टेस्टिस होती है, वो किस नंबर? 10, 11, ठीक है। वो किस नंबर में पाई जाती है? 10 और 11 नंबर, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, मेल जेनाइटल पोर जो होता है वो 18वें नंबर में होता है। कौन सा? मेल जेनाइटल पोर, वो किस नंबर में होता है? वो 18वें नंबर में होता है। और 1 पेयर टेस्टिस पाई जाती है, ठीक है। 1 पेयर टेस्टिस पाई जाती है। किस पेयर में पाई जाती है? तो 11 एंड नहीं, हाँ 11 एंड नहीं, 10 एंड 11 पेयर, है ना, सेगमेंट में, ठीक है। 10th एंड 11th सेगमेंट में पाई जाती है। साथ ही साथ मेल जेनाइटल पैपिली पाई जाती हैं 17 से 19 में, 2 पेयर होती हैं। हाँ, जो ये पैपिली होती है, जेनाइटल पैपिली, इनका मेन काम क्या होता है? वो 17, 18, 19 इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड होती हैं इसी में, 17, 18, 19 में एसेसरी ग्लैंड होती हैं। और ये करती क्या है? जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो केचुए को वेंट्रोलेटरल स्थिति में बांधे रखती हैं। इंपॉर्टेंट है, मेल जेनाइटल पैपिली, मेल जेनाइटल पैपिली
किसमें? 17 से 19। यहाँ पे और क्या पाई जाती है? तो यहाँ पे आपको ये पता होना है एसेसरी ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी? एसेसरी ग्लैंड भी कुछ पाई जाती है, यहीं पे एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है? 2 पेयर। कितनी होती हैं? 2 पेयर, 2 पेयर होती हैं। और इम्पॉर्टेंट है, ये करती क्या है? ये जब जनन हो रहा होता है या रिप्रोडक्शन हो रहा होता है तो केचुए को बांध करके रखती हैं। किस स्थिति में बांध के रखती हैं? वो है आपका वेंट्रोलेटरल स्थिति, है ना। ठीक, किस स्थिति में? वेंट्रोलेटरल स्थिति में। अगला पॉइंट है कि जो सीटी होती है वो लोकोमोटिव ऑर्गन होता है। ठीक है, सीटी जो है ये क्या है? लोकोमोटिव ऑर्गन है। ये चीज सबको पता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जो सीटी होती है ये अपसेंट किस सेगमेंट में होती है। ठीक है, बॉडी, पूरी बॉडी में पाई जाती है, सिर्फ पहला सेगमेंट जो क्लाइटेरल रीजन वाला होता है, पहला और लास्ट सेगमेंट को छोड़ करके, मतलब फर्स्ट क्लाइटेरल रीजन एंड लास्ट, तो कहाँ अपसेंट होती है? 14, 15, 16, जिसको हम लोग क्लाइटेरल रीजन बोलते हैं, है ना, एंड लास्ट। इस सेगमेंट में क्या होता है? सीटी जो होती है वो अपसेंट रहती है। पूरे बॉडी में पाई जाएगी, लेकिन 14, 15, 16 मतलब क्लाइटेरल रीजन और लास्ट वाले रीजन, दोनों रीजन में क्या होगी? अपसेंट होगी। सीटी का अगर शेप बता दे तो एस शेप की होती है, येलोविश होती है और काइटिनस होती है। कैसी होती है सीटी? एस शेप्ड होती है और येलोविश होती है और काइटिनस होती है। ठीक है, तो ये आप सीटी के बारे में जान पाए, है ना। एस शेप होती है, येलोविश होती है और काइटिनस होती है। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट और देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आप उसको ध्यान में रखिए, उससे चीजें निकलती चली जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, उसमें ट्रू सीलोम होता है, साइजोसील होता है ना। देखो बता चुके हैं, बॉडी कैविटी ट्रू सीलोम होती है, ट्रू सीलोम होती है, ये भी पता है आपको, जिसको साइजोसील के नाम से भी जानते हैं, साइजोसील के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसमें होता क्या है? मिल्की एल्केलाइन सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है? कंटेन मिल्की एल्केलाइन सीलोमिक फ्लूइड, है ना। कंटेन मिल्की एल्केलॉइड सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है। साथ ही साथ और इंपॉर्टेंट चीजें, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और जो कि क्वेश्चन भी दे देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक मिनट, देखो क्लोरागोगन सेल भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? क्लोरागोगन सेल। क्लोरागोगन सेल करती क्या है? देखो इनका काम क्या है भाई? स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड। ठीक है, क्या करती हैं? स्टोर करती हैं, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, रिजर्व फूड को स्टोर करती है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, है ना। और ये होती कहती स्मॉल होती हैं, स्टार शेप्ड होती हैं, येलो सेल्स होती हैं। ये स्मॉल होती हैं, स्टार शेप होती हैं और कैसी? येलोविश होती हैं, येलोविश होती हैं। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, फूड को स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड करती हैं। साथ ही साथ ये एक्सक्रीशन का भी काम करती हैं। किसका काम करती हैं? एक्सक्रीशन का भी काम करती हैं। ठीक है, और एक काम है इनका, है ना, ये एक्सक्रीशन का भी काम करती हैं। साथ ही साथ किसके एनालॉगस होती हैं? लीवर के। ये एनालॉगस होती है किसके? एनालॉगस टू लीवर ऑफ वर्टिब्रेट, है ना। वर्टिब्रेट के जो लीवर होते हैं उससे एनालॉगस होती हैं। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसके बाद हार्ट की बात कर लेते हैं, केचुए का जो दिल होता है उसकी बात कर लेते हैं, है ना। चलो भाई देखते हैं किस
नंबर में पाया जाता है। हार्ट की बात कर ले तो जो हार्ट होता है, ठीक है, 7, 9, 12 एंड 30, 1 पेयर पाया जाता है हर एक में, है ना, मतलब 4 पेयर होता है, कुल मिलाकर के कितने होते हैं 8। तो याद रखना इन कैसे कहाँ कहाँ तक, इन 7, 9, 12 एंड 13 इसमें, ठीक है, इसमें हार्ट 1 एक पाया जाता है, ठीक है, 1 पेयर ईच, हर एक में एक पाया जाता है, 1 पेयर, एक पेयर इन ईच, मतलब इस सेगमेंट में भी एक पेयर होगा, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में एक एक पेयर हार्ट होंगे। कुल मिलाकर के कितने पेयर होंगे, तो दैट इज कितने हो गए 4 पेयर। 4 पेयर का मतलब कितने हो गए 8 हो गए। कितने हार्ट पाए जाते हैं, तो 8 पाए जाते हैं, है ना। अच्छा, जैसे कि इसके पहले हम इसके हेलमेंथीज में बताए थे, स्कैरिस में कि जो सीलोमिक फ्लूइड होता है वो हाइड्रो उसमें बताए थे, हाइड्रोस्टैटिक के बारे में बताए थे, इसमें कैसा होता है हाइड्रोलिक स्केलेटन होता है ना, और वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, लोकोमोशन के लिए। तो सीलोमिक फ्लूइड वर्क्स एज हाइड्रोलिक, है ना। तो सीलोमिक फ्लूइड तक किसकी तरह करता है, हाइड्रोलिक स्केलेटन की, aids hydraulic skeleton aids in locomotion। या इसको हेल्प लिख सकते हो किसमें, हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में सहायता करता है सीलोमिक फ्लूइड, जो करता है वो हाइड्रोलिक स्केलेटन, है ना, हाइड्रोलिक स्केलेटन वो किसमें सहायता करता है, लोकोमोशन में, ठीक है। जो अर्थवार्म होता है, 2 ओपनिंग होती है, माउथ और एनस, इसलिए इसका जो बॉडी प्लान होगा वो कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। फेरेंजियल ग्लैंड पाई जाएंगी जिसमें क्रोमोफिल सेल्स होंगी जो कि म्यूकस और प्रोटीएजेस को सिक्रीट करती हैं। इंपॉर्टेंट है, फेरेंजियल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, फेरेंजियल ग्लैंड्स ये कहाँ पाई जाती है, जो फेरेंजियल ग्लैंड्स में होता है क्या, क्रोमोफिल सेल होती है, ग्लैंड्स कंटेनिंग क्रोमोफिल सेल्स, क्रोमोफिल सेल्स पाई जाती हैं जो कि क्या सिक्रेट करती हैं, सिक्रेटिंग म्यूकस एंड, क्या सिक्रेट करती हैं, सिक्रेटिंग म्यूकस एंड प्रोटीएजेस, है ना, प्रोटीएजेस को सिक्रेट करती हैं, म्यूकस और प्रोटीएजेस को सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8वें और 9वें सेगमेंट में गिजार्ड पाया जाता है जो कि थिक मैस्कुलर आर्गन होता है और काहे के लिए जिम्मेदार होता है, तो ग्राइंडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इन 8, 9, है ना, क्या पाया जाता है, गिजार्ड, गिजार्ड पाया जाता है, थिक मैस्कुलर आर्गन है, क्या है, थिक है, मैस्कुलर आर्गन है, और काहे के लिए जिम्मेदार होता है, फॉर ग्राइंडिंग, पीसने के लिए जिम्मेदार होता है। जो भी फूड इनटेक करता है उसको पिसाई कहाँ होती है, 8 और गिजार्ड में, है ना। एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम टिफ्लोसॉल है ना, वो भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और वो क्या करता है, जो फूड को, जो फूड है डाइजेस्टेड फूड, उसकी एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जैसे ह्यूमन की बात कर ले तो जो सीलिया का काम होता है वो क्या करती है, सॉरी सीलिया नहीं, विलाई और माइक्रोविलाई, वो जो होती है वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो उसी तरह इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम टिफ्लोसॉल है, टिफ्लोसॉल। क्या काम है टिफ्लोसॉल का, तो ये हाईली ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, कैसा कैसा है, हाईली ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, और करता क्या है, इंक्रीजिंग
एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया क्या इंक्रीज करता है? इंक्रीजिंग द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, या ऐसे लिख सकते हो इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ठीक है, इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया काहे के लिए? डाइजेस्टेड फूड को। किसकी? डाइजेस्टेड फूड को, है ना, डाइजेस्टेड फूड के लिए एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ना। अच्छा, ये होता कैसा है? ये ओमनीवोरस होता है। कैसा? ओमनीवोरस प्राणी है। ठीक है, ये ओमनीवोरस प्राणी है। ठीक है, अब देखो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप होता है। अगर हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की बात कर ले, कैसा होता है? इसमें क्लोज होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इसमें क्लोज होता है। नेक्स्ट जानिए, ब्लड किस कलर का होता है? अर्थवाम में रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का होता है? क्योंकि बता चुके हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है किसमें? प्लाज्मा में। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में। कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है इसमें। अर्थवाम में याद रखना है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। रिस्पायर किसके थ्रू करता है? तो स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है। इसका रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है और यूरिया भी होता है। अगर बात कर ले परसेंटेज की तो 50% यूरिया होता है और 50 से 60% और लगभग 40% अमोनिया होता है। ठीक है, मेनली की बात कर ले तो ये यूरियोटिलिक होता है। ये कैसा होता है? यूरियोटिलिक होता है। मतलब इसका जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? यूरिया होगा, है ना। इसमें वेल डेवलप नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम तो होता है और याद रखो इसमें ब्रेन तो होता है। ठीक है, बट हेड नहीं होता है। क्या पाया जाता है? ब्रेन तो होता है बट नो हेड। इसमें हेड नहीं होता है, ब्रेन होता है। नेक्स्ट, अर्थवाम में जो सेंस आर्गन की बात कर ले, वेल डेवलप होता है। चलो उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेंस आर्गन, है ना, तो यहीं पे सेंस आर्गन लिख देते हैं। हम लोगों को पढ़ना है 3 तरह के। कौन कौन से? पहला हो गया आपका इपीडर्मल, जो टोंगो रिसेप्टर के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा? इपीडर्मल, जो किसके लिए जिम्मेदार होता है? टोंगो रिसेप्टर। दूसरा जो होता है उसको क्या कहेंगे? वो आपका है बक्कल रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी के लिए जिम्मेदार होता है। और लास्ट वन जो रिसेप्टर होता है उसको क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर, ऑप्टिक ऑर्गन है। फोटो रिसेप्टर ये कैसा ऑर्गन है? ऑप्टिक ऑर्गन है ना। फोटो रिसेप्टर कैसा ऑर्गन है? ऑप्टिक ऑर्गन है। कोई आई नहीं पाई जाती है, आपको याद रखना, नो आई। ठीक है, आंख नहीं पाई जाती है इसमें। अर्थवार्म हैज नो आई, लिख सकते हो। अर्थवार्म हैज नो आई। अर्थवार्म में कोई आंख नहीं पाई जाती। फर्टिलाइजेशन की बात कर लें तो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, और कहाँ होता है? कोकून में होता है। तो याद रखना, इसको फिर से लिखते रहूं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। और कहाँ होता है? कोकून में। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। और कहाँ होता है? कोकून में। तो लिख सकते हो एंड अकर इन कोकून। कहाँ? कोकून में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। कोकून फॉर्म बाई ग्लैंडुलर क्लाइटेलम। कोकून फॉर्म्ड बाई
ग्लैंडुलर क्लाइटेलम, है ना। कोकून किससे बनता है? ग्लैंडुलर क्लाइटेलम से बनता है। तो कोकून फाउंड बाय ग्लैंडुलर क्लाइटेलम। लाइफ स्पैन की बात कर लें तो लगभग कितने दिन होती है? 3.5 से 10.5 साल तक हो सकता है। लाइफ स्पान इसकी बात कर लें तो लाइफ स्पान कितने दिन होती है? 3.5 से 10.5 ईयर, इतने दिन तक जी सकता है ना। साथ ही साथ कोई लार्वा नहीं पाया जाता है, नो लार्वा फाउंड, कोई लार्वा नहीं पाया जाता है। ये आपका फेरिटिमा पोस्टुमा था। इसमें हमने जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते थे काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। आप इसको तैयार कर सकते हैं, है ना, फेरिटिमा पोस्टुमा को। इम्पॉर्टेंट था, ज़्यादातर चीज़ें यहीं से बनती हैं, है ना। ये आपका फेरिटिमा पोस्टुमा खत्म हुआ। अब इसके बाद फेरिटिमा पोस्टुमा के बाद हम आपको पढ़ाएंगे हीरोडिनेरिया। क्या पढ़ाएंगे? हीरोडिनेरिया पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर नेरिस पढ़ाएंगे। चलिए, हीरोडिनेरिया ग्रैन्युलोसा स्टार्ट करते हैं। हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा, हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा, है ना। कहाँ से क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, कुछ पता नहीं होता है, तो हर एक पॉइंट को क्लियर करना है। चलिए, हीरोडिनेरिया ग्रैनुलोसा, सब कुछ सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। इसका फाइलम क्या है, इसका क्लास क्या है, इसका आर्डर क्या है, इसका जीनस क्या है और इसका स्पीसीज क्या है ना। फाइलम, क्लास, जीनस। इस फाइलम तो आपको पता ही है कौन सा फाइलम है, एनिलिडा है। क्या है? एनिलिडा। इसका आर्डर पूछा जाता है, सॉरी क्लास पूछा जाता है, तो क्लास क्या है? हीरोडिनिया। हीरोडिनिया। आर्डर भी इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। तो आर्डर है नैथोडेलिडा, ठीक है, नैथोडेनिडा, ठीक है, नैथोडेनिडा है इसका आर्डर, नहीं सॉरी नैथोडेलिडा, है ना, लिडा है। नेक्स्ट है जीनस, इसका है आपका हीरोडिनेरिया। स्पीसीज इसकी है ग्रैनुलोसा, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन, क्लास का कई बार पूछा गया है कि इसका क्लास क्या है, हीरोडिनिया है ना। फाइलम एनिलिडा है और नैथोडेलिडा है, ठीक है। ये इसका जो है ऑर्डर है। चलिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। हीरोडिनेरिया आप पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते क्या हैं, जनरल तौर पे इसको क्या बोलते हैं, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको बोलते हैं इंडियन कैटल लीच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन कैटल लीच बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंडियन कैटल लीच। इंडियन कैटल लीच, इसको इंडियन कैटल लीच के नाम से जानते हैं, है ना। क्या किसके नाम से जानते हैं? इंडियन कैटल लीच के नाम से जानते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो पाउंड में पाया जाता है, तालाब में, है ना, गड्ढों में पाया जाता है, टैंक में भी पाया जाता है, स्वैम्प्स में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तालाब में, मतलब पॉन्ड्स में, है ना, डिचेस में, टैंक में, स्वैम्प्स में, है ना, लेक्स में और स्लो रनिंग स्ट्रीम वाटर में, ठीक है। राइस फील्ड में भी पाया जाता है, इन सब में ये पाया जाता है। होता क्या है? ये इक्टोपैरासाइट होता है और सैंगिवोरस होता है। कैसा होता है? इक्टोपैरासाइट एंड सैंगिवोरस होता है, ठीक है। इक्टोपैरासाइट एंड सैंगिवोरस होता है। साथ ही साथ सैंगिवोरस का मतलब क्या होता है? सकिंग द ब्लड ऑफ फिश, फ्रॉग एंड मैन। कहां से? ये क्या करता है? सकिंग द ब्लड ऑफ फिश, फ्रॉग
कैटल एंड मैन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सैंगिवोरस के नाम से जानते हैं, है ना। इसलिए कैसा होता है, सैंगिवोरस के नाम से जानते हैं। बॉडी इसकी लॉन्ग होती है, इलांगेटेड होती है, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेड फॉर्म होता है। बॉडी इसकी कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल होती है, सॉरी इलांगेटेड होती है, ठीक है, और डार्सो वेंट्रली, ठीक है, फ्लैट होती है, फ्लैट वार्म की तरह होती है, डार्सो वेंट्रली फ्लैट वार्म की तरह होती है, फ्लैटेंड वार्म की तरह होती है। लेंथ की बात कर ले तो 10 से लगभग 10 से 35 सेंटीमीटर की होती है। लेंथ की बात कर ले तो कितने, 10 से लगभग 35 सेंटीमीटर की होती है। और कैसा होता है, रिबन शेप होता है, रिबन लाइक, है ना, रिबन लाइक होता है। इतना आपको याद रखना है। इसको, इस हिरोडेंड्रिया को डिटेल में या लीच को डिटेल में किसने बताया था, तो एम एल भाटिया साहब, प्रोफेसर एम एल भाटिया साहब इसके ऊपर क्या किए थे, प्रोफेसर एम एल भाटिया, प्रोफेसर एम एल भाटिया साहब ने क्या किया था, हिरोडेंड्रिया के ऊपर चर्चा किए थे, मतलब कि इसके ऊपर स्टडी किए थे, ठीक है, डिटेल में स्टडी किए थे। चलो कुछ स्ट्रक्चरल वाइज समझा देते हैं, है ना, कुछ स्ट्रक्चरली समझा देते हैं इसके बारे में, कहाँ क्या चीजें पाई जाती हैं। है ना, स्ट्रक्चरली समझ लीजिए। ऐसे है ना, स्ट्रक्चरली समझना है आपको, कहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। एक डार्सल साइड बताएंगे और एक वेंट्रल साइड बताएंगे, दोनों बताएंगे हम, डार्सल और वेंट्रल दोनों बताएंगे। तो ये डार्सल, पहले वेंट्रल देख ली, सामने का एंटीरियर सकर पाए जाते हैं, ट्राइरेडिएट माउथ होता है, ठीक है। ये क्या है, एंटीरियर सकर है। नेफ्रिडियोपोर, नेफ्रिडियोपोर ये पाया जाता है, साथ ही साथ एनुलाई भी होती है कुछ, है ना, कुछ एनुलाई होती है, यहीं पे एनुलाई भी पाई जाती है, भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। और ये है क्या, ये सेगमेंट है, क्या है, सेगमेंट है। और ये कौन सा व्यू हम लोग देख रहे हैं, तो ये वेंट्रल व्यू देख रहे हैं। कौन सा व्यू देख रहे हैं, वेंट्रल व्यू देख रहे हैं। ये एंटीरियर सकर है, और ये जो दिख रहे हैं ये कौन से सकर हैं, पोस्टीरियर सकर है। ये पोस्टीरियर सकर है, वो एंटीरियर सकर है ना। और हम वेंट्रल साइड देख रहे थे, वेंट्रल। अभी इसके बाद डार्सल साइड, ये तो पीछे का था, अब आगे का देखिए, सॉरी वेंट्रल ये आगे का था, पीछे का देखिए। अब ये डॉर्सल साइड है ना। बस इसमें ये दिखाना है क्या क्या होता है, बाकी चीजें समझाएंगे डिटेल में, है ना। ये कौन सा साइट है, डॉर्सल साइट है। इसमें सबसे प्रोस्टोमियम पाया जाता है। आई होती है 5 पेयर, ठीक है। जहां पे प्रोस्टोमियम होता है और आई कितनी होती है, 5 पेयर होती है। कितनी होती है, 5 पेयर आई होती है। ये आई है और कितनी है,
5 पेयर, है ना, आई कितनी है 5 पेयर। साथ ही साथ सेगमेंटल रिसेप्टर भी होते हैं, बीच में ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये सेगमेंटल रिसेप्टर हैं, ये सेगमेंटल रिसेप्टर है, इसमें सेगमेंटल रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसमें कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, तो 33 सेगमेंट पाए जाते हैं, है ना, 33 सेगमेंट पाए जाते हैं टोटल, कितने 33 सेगमेंट होते हैं। और कितने मीटर की होती, तो 50 मीटर की भी हो सकती है, याद रखना, मे बी, है ना, सेगमेंट्स 50 मीटर बहुत ज्यादा हो गया, इतना नहीं होती है। 33 सेगमेंट होते हैं, कितने 33 सेगमेंट होते हैं। इसको सोमाइट्स के नाम से भी जानते हैं, किसके, सोमाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये एनस है और ये सेगमेंट है, ठीक है, इसको सोमाइट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये आपने जान लिया, ये कौन सा है, ये था आपका वेंट्रल, ये है आपका डॉर्सल। तो 33 सेगमेंट में 10th नंबर सेगमेंट पे मेल जेनिटल पोर पाया जाता है, 11th नंबर सेगमेंट पे फीमेल जेनिटल पोर पाया जाता है। आई जो है 5 पेयर होती हैं, ये वेंट्रल व्यू है, वो डॉर्सल व्यू है, ठीक है। आप देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, आपने डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड में देख लिया है। इंपॉर्टेंट क्या, जो सलाइवा होती है लीच के, उसमें क्या पाया जाता है, एंटीकोगुलेंट पाया, जिसको हीरोडिना बोलते हैं, ठीक है। द सलाइवा ऑफ किसकी, द सलाइवा ऑफ लीच कंटेन, क्या होता है, लीच की सलाइवा में कंटेन एंटीकोगुलेंट होता है, कोगुलेंट होता है, जिसको नाम क्या है, कॉल्ड एज हीरोडिना, जिसको क्या बोलते हैं, हीरोडिना बोलते हैं, या हीरोडिन के नाम से जानते हैं। चलो हीरोडिन क्या बोलते हैं, हीरोडिन के नाम से जानते हैं, है ना। साथ ही साथ कुछ टिपिकल सेगमेंट भी होते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, क्विंगुआनुलेट बोलते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ टिपिकल सेगमेंट होते हैं, कौन से टिपिकल सेगमेंट होते हैं, टिपिकल सेगमेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, क्विंगुआनुलेट, ठीक है, उसको क्विंगुआनुलेट बोलते हैं। और ये काहे के लिए जिम्मेदार होते हैं, फॉर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक स्ट्रक्चर पाया जाता है क्रॉप जो स्ट्रक्चर होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, और वो 9वें और 10वें सेगमेंट में पाया जाता है ना, 9 से 18 सेगमेंट में। क्रॉप क्या है, ये एक है, ये पार्ट है किसका, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। कहाँ पाया जाता है, 9 से 18 नंबर सेगमेंट में पाया जाता है ना, 9 से 18 नंबर सेगमेंट में पाया जाता है। जो ज्यादातर अगर देखा जाए तो 10वें चैम्बर में पाया जाता है। जो पोस्टीरियर सकर होता है वो 7 किससे बना होता है, पोस्टीरियर सकर मेड अप ऑफ 7 सेगमेंट। जो पोस्टीरियर सकर है मेड अप ऑफ 7 सेगमेंट, पोस्टीरियर सकर किसमें, 7वें सेगमेंट में, 7वें सेगमेंट से बना होता है ना। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हीरोडिनेरिया को लेकर के। अच्छा, देखो होता क्या है, जो सेगमेंट होते हैं, है ना,
वो जिसको सोमाइड बोलते हैं या मेटामर बोलते हैं, वो डिवाइड होते हैं किसमें डिवाइड होते हैं? 5 एनुलाई में डिवाइड होते हैं। कितनी एनुलाई होती है? 5 एनुलाई होते हैं। सेगमेंट जो होते हैं जिनको सोमाइड्स के नाम से जानते हैं या मेटामर के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो 5 एनुलाई में डिवाइड होती हैं। लेकिन जो 3rd नंबर का मेटामर होता है उसमें 2 एनुलाई होती हैं, है ना? कौन कौन सी? 4, 5 और 6। चलिए बात करते हैं। 3 में 2 एनुलाई होती हैं, 4, 5 और 6 में 3 एनुलाई होती हैं, 7 से लगा करके 22 तक उसमें 5 एनुलाई होती हैं, और 23 नंबर में 3 एनुलाई होती हैं, 24, 26 नंबर में 2 एनुलाई होती हैं। ये एनुलाई हैं, है ना? एक मेटामर की बात कर लेते हैं। चलो मान लो ये एक मेटामर हमने बना दिया, ये एक मेटामर है ना? तो इसमें ये क्या है? एनुलाई है। हर एक स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ एनुलाई पाई जाती है। किसी में 3 एनुलाई पाई जाती है, किसी में 2 एनुलाई पाई जाती है और किसी में 5 एनुलाई पाई जाती हैं। तो याद रखना, मेटामर, हर एक मेटामर की बात करते हैं। मेटामर में जैसे अगर हम बात कर ले 3 नंबर, है ना, तो 3 हैव कितनी? 2 एनुलाई। 3 हैव 2 एनुलाई। साथ ही साथ 4, 5, 6, इसमें कितनी एनुलाई होती हैं? तो इसमें 3 एनुलाई होती हैं, है ना? फिर बात कर ले 7 से 22 तक, 7 to 22, इसकी बात कर ले तो इसमें 5 एनुलाई पाई जाती हैं, है ना? 7 to 22 इसमें 5 एनुलाई पाई जाती हैं। 23 की बात कर ले तो इसमें 2 एनुलाई पाई जाती हैं, है ना? उसके बाद फिर अगर हम 24 to 26 की बात कर लें, 24 से 26 की बात कर ले तो इसमें कितनी एनुलाई पाई जाती हैं? इसमें भी 2 एनुलाई पाई जाती हैं, है ना? ये आपको याद रखना किसमें कितनी एनुलाई पाई जाती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी का डिवीजन। देखते हैं बॉडी डिवाइड कैसे करती है। इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है ना? बॉडी का डिवीजन कैसे होता है, ये चीजें आप देख लीजिए ध्यान से। बॉडी डिवीजन, देखो हर एक पॉइंट क्लियर होगा आपका। सबसे पहले जो बॉडी डिवाइड करती है तो हम इसको 6 भागों में पढ़ेंगे। कितने? 6 भागों में पढ़ेंगे। पहला जो भाग है उसको बोलेंगे सिफेलिक रीजन। कौन सा? सिफेलिक रीजन। पहला है सिफेलिक रीजन, मतलब हेड वाला, जिसमें कोई निफ्रीडियोपोर नहीं पाया जाएगा, तो नो निफ्रीडियोपोर, कोई भी निफ्रीडियोपोर नहीं पाया जाएगा, सिफेलिक रीजन है। साथ ही साथ ये 1 से 5 नंबर सेगमेंट में होगा, ठीक है, जिसको ऑकुलर सेगमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये 1 से 5 नंबर सेगमेंट में होगा और इसको किस? ऑकुलर सेगमेंट के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट, ऑकुलर सेगमेंट के नाम से भी जानते हैं। प्रोस्टोमियम भी इसी में पाया जाता है, माउथ भी, आई भी इसी में पाया जाता है ना। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? माउथ, आई, प्रोस्टोमियम, ठीक है, माउथ, आई, प्रोस्टोमियम, ये सब इसी में इंक्लूड रहता है। दूसरा जो पॉइंट है प्री क्लाइटेलर रीजन, दूसरा है प्री क्लाइटेलर रीजन। जो प्री क्लाइटेलर रीजन होता है ये कौन से नंबर में होता है? तो 6, 7, 8। ये निफ्रीडिया कब बियर करता है? ये किसमें? 6, 7, 8, है ना। ये किसको बियर करता है? बियर निफ्रीडिया, ये निफ्रीडिया को बियर करता है। थर्ड जो इसका स्ट्रक्चर है बॉडी डिवाइड करती है, क्लाइटेलर रीजन, इंपॉर्टेंट है। ये हाईली ग्लैंडुलर रीजन होता है, ठीक है। कौन सा? क्लाइटेलर रीजन। और ये जो है इसमें 9, 10 और 11 नंबर में पाया जाता है। ये कैसा है? हाईली ग्लैंडुलर, इसमें ढेर सारी ग्लैंड पाई जाती है, हाईली ग्लैंडुलर होता है। नेक्स्ट, क्लाइटेलर रीजन के बाद मिडिल रीजन, 12 से 22 नंबर, मिडिल रीजन, ये 12 से 22 और ये सबसे लंबा रीजन होता है। इसको लिख सकते हो कंप्लीट सेगमेंट होते हैं और लॉन्गेस्ट रीजन है। ये लॉन्गेस्ट रीजन है
कंप्लीट सेगमेंट होते हैं, कंप्लीट सेगमेंट पाए जाते हैं और लॉन्गेस्ट रीजन होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉर्डल रीजन। क्या? कॉर्डल रीजन। जो कॉर्डल रीजन होता है वो कितने से 23 से लगा करके कितने तक होता है? 26 तक, 23 से 26 तक होता है। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे पोस्टीरियर सकर रीजन। पोस्टीरियर सकर रीजन है ना, पोस्टीरियर सकर रीजन ये होता है आपका 27 से लगा करके 33 तक, 27 से लगा करके 33 तक। और इसका शेप होता है ये ओ शेप्ड होता है। कैसा होता है? ओ शेप्ड होता है। तो आपने बॉडी का डिवीजन भी देख लिया कि कैसे बॉडी डिवाइड करती है, ठीक है। बॉडी ऐसे डिवाइड करती है, पूरा डिवाइडेशन आपको बता दिया है। क्लाइटेलर रीजन आपको याद रखने वाला है, पूछा जाता है क्लाइटेलर रीजन किस सेगमेंट में होता है, क्लाइटेलर रीजन, है ना। ये बॉडी का डिवीजन आपने पढ़ लिया। उसके बाद फिर देखो दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर जो सकर होते हैं काहे के काम आते हैं? अटैचमेंट के काम आते हैं। वो चाहे एंटीरियर रीजन हो चाहे पोस्टीरियर रीजन हो, अटैचमेंट के काम आते हैं, याद रखना। और जो एंटीरियर सकर होता है वो हेल्प करता है फीडिंग में, चाहे एंटीरियर हो एंड चाहे पोस्टीरियर हो, मतलब बोथ, दोनों ये काहे के काम आते हैं? तो ये हेल्प करते हैं इसमें अटैचमेंट में, अटैचमेंट में। साथ ही साथ जो एंटीरियर सकर होता है, जो एंटीरियर सकर होता है और वो किसमें हेल्प करता है? तो आल्सो हेल्प इन किसमें सर हेल्प करता है? तो वो हेल्प करता है आपका फीडिंग में, ठीक है, फीडिंग में हेल्प करता है। एनस की बात कर लें यहीं पे, तो एनस आपका 26 नंबर सेगमेंट में पाया जाता है। अगर पूछ ले हीरोडेनेरिया में एनस किस सेगमेंट में पाया जाता है, तो 26 नंबर सेगमेंट में एनस पाया जाता है। चलिए अपर्चर की बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल जो अपर्चर होते हैं, एक्सटर्नल अपर्चर, ठीक है, वो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। आपको चारों पढ़ना है। एक्सटर्नल अपर्चर कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक माउथ, एनस, निफ्रीडियोपोर और जेनाइटल अपर्चर। तो पहला माउथ हो गया, दूसरा एनस हो गया, तीसरा क्या हो गया? निफ्रीडियोपोर, और जो लास्ट वन वो हो गया, वो कौन सा हो गया? जेनाइटल अपर्चर हो गया, जेनाइटल अपर्चर हो गया, है ना। ये 4 आपको पढ़ने हैं। तो माउथ में क्या है समझ लीजिए, ट्राइरेडिएट माउथ होता है, एंटीरियर सकर पाया जाता है ना, ट्राइरेडिएट माउथ होता है और एंटीरियर सकर पाया जाता है। दूसरा एनस 26 नंबर सेगमेंट में पाया जाता है, 26 नंबर सेगमेंट में पाया जाता है, ठीक है। और पोस्टीरियर साइड पाया जाता है, एट पोस्टीरियर, ठीक है। निफ्रीडियोपोर की बात कर लेते हैं। तो निफ्रीडियोपोर 17 पेयर्स होती हैं, ठीक है। कितने? 17 पेयर्स होती हैं 17वें पेयर में। साथ ही साथ 6 से 22 नंबर में, इसमें 6 से लगातार 22, वो भी कैसी होती? इन पेयर में होती हैं, याद रखना है आपको। निफ्रीडियोस्पोर की 17वें पेयर 17 पेयर होती हैं। जेनाइटल अपर्चर की बात करें तो फीमेल जेनाइटल अपर्चर 10वें नंबर में और मेल जेनाइटल अपर्चर फीमेल जेनाइटल अपर्चर 11वें नंबर में और मेल जेनाइटल अपर्चर 10वें नंबर में पाया जाता है। और 2 से 3 रिंग के बीच पाई जाती है, ठीक है ना, 2 से 3 रिंग के बीच में पाई जाती है ना, 2 से 3 रिंग के बीच में पाई जाती है। चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूं बॉडी वॉल की। तो बॉडी वॉल जो इनकी होती है उसमें 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला क्यूटिकल होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और मसल लेयर। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, डर्मिस और मसल लेयर। तो आपको याद रखना है जो एपिडर्मिस होती है उसमें ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी? स्लाइम ग्लैंड पाई जाती है जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। देखो बॉडी वॉल, बॉडी वॉल, ठीक है। बॉडी वॉल जो होती है उसमें 4 चीजें। पहला कौन सा है? पहला क्यूटिकल है, दूसरा एपिडर्मिस है और तीसरा डर्मिस है, फिर मसल लेयर है। 4 तरह के, डर्मिस फिर मसल लेयर।
अब देखो जो एपिडर्मिस होती है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, इसमें ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, 4 से 5 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहली ग्लैंड है जिसको स्लाइम ग्लैंड बोलते हैं, स्लाइम ग्लैंड। दूसरा प्रोस्टोमेटल ग्लैंड, स्लाइम ग्लैंड, और दूसरी प्रोस्टोमियल ग्लैंड, प्रोस्टोमियल ग्लैंड है ना, प्रोस्टोमियल ग्लैंड। तीसरा क्लाइटेलर ग्लैंड, क्लाइटेलर ग्लैंड। और चौथा जो है वो आपका सकर ग्लैंड। ठीक है, कौन सी है, सकर ग्लैंड है ना, सकर ग्लैंड पाई जाती है। चलिए, जो स्लाइम ग्लैंड होती है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, और प्रोस्टोमियल जो ग्लैंड होती है वो प्लग आप क्या करती है, वो कोकून को प्लग करती है। प्रोस्टोमियल ग्लैंड जो होती है वो कोकून को प्लग करती है, पकड़ती है कोकून को। जो क्लाइटेलर ग्लैंड है वो नरिशमेंट के लिए जिम्मेदार होती है, और जो सकर ग्लैंड है वो अटैचमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, फिर से जो स्लाइम ग्लैंड होती है वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, और दूसरा प्रोस्टोमियल ग्लैंड होती है वो प्लग ऑफ कोकून को प्लग करती है। क्लाइटेरियल ग्लैंड जो होती है वो नरिशमेंट के लिए जिम्मेदार होती है, और जो सकर ग्लैंड होती है वो हेल्प इन अटैचमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। मसल जो होती है वो लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार होता है। रिस्पिरेशन जो होता है वो किससे होता है, बॉडी सरफेस से होता है। रिस्पिरेशन किससे होता है, बॉडी सरफेस से होता है। बॉडी कैविटी की बात कर ले तो ट्रू सीलोम पाई जाती है, पहले बता चुके हैं इस फाइलम में। ठीक है, सीलोमिक एपिथेलियम बड़ा होता है, मतलब सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, और जो कंसीडर्ड जो बॉडी कैविटी होती है वो किस तरह कंसीडर की जाती है, वो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन की तरह कंसीडर की जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो सीलोमिक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग बोट्रायो या बोट्राइडल टिश्यू, उसमें बोट्राइडल टिश्यू भरा होता है। सीलोमिक एपिथेलियम में क्या सिक्रीट करती है, सीलोमिक फ्लूइड सिक्रीट। बॉडी कैविटी की बात कर लें, देखो बॉडी कैविटी जो है इसमें ट्रू सीलोम होता है। ठीक है, ट्रू सीलोम होता है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या होती है, सीलोमिक एपिथेलियल किससे लाइन होती हैं, लाइन होती हैं लाइंड विद सीलोमिक एपिथेलियम। और ये सिक्रीट क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं क्या, सीलोमिक फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। ठीक है, सीलोमिक फ्लूइड सिक्रीट करेंगी, और सीलोमिक फ्लूइड का नाम क्या है, और वो जो सीलोमिक फ्लूइड किससे भरा होता है, तो बोट्राइडल टिश्यू से फिल्ड होता है। ठीक है, किससे, बोट्राइडल फिल्ड होता है। ठीक है, बोट्राइडल टिश्यू फिल्ड होता है ना, बोट्राइडल टिश्यू फिल्ड होता है। साथ ही साथ किसकी तरह कंसीडर किया जाता है, तो एक्सक्रीटरी इन फंक्शन की तरह। किसकी तरह, एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, इनका फंक्शन एक्सक्रीटरी इन फंक्शन की तरह होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है किसमें, प्लाज्मा में। हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। ब्लड लाइक फ्लूइड होता है जिसको हीमोसीलोमिक फ्लूइड होते हैं बोलते हैं। जो ब्लड लाइक फ्लूइड है ना, उसको क्या बोलते हैं, हीमोसीलोमिक फ्लूइड, हीमोसीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। ब्लड लाइक फ्लूइड जो होता है उसको हीमोसीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। ट्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता अब्सेंट होता है, ट्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम अब्सेंट होता है ना। इसके स्थान पे हीमोसीलोमिक सिस्टम पाया जाता है जो कि सीलोम में डेवलप होता है। ट्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, उसके स्थान पे हीमोसीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है या हीमोसीलोमिक सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके कारण होता है, तो निफ्रीडिया और बोट्राइडल टिश्यू के कारण। निफ्रीडिया 17 पेयर 6 से 22वें नंबर में। ठीक है, जो लीच होती है दो तरह के मूवमेंट शो करती है, कौन कौन से, एक तो क्राउलिंग मूवमेंट जो कि सरफेस पे चलती है, दूसरा स्विमिंग जो कि वाटर में तैरती है। फिर से दो तरह के मूवमेंट होंगे, एक क्राउलिंग मूवमेंट है मूव्स ऑन सरफेस, और दूसरा स्विमिंग मूव्स इन वाटर। टाइप ऑफ निफ्रीडिया की बात कर लें, इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटो या प्रोटेस्टिकुलर निफ्रीडिया और टेस्टिकुलर निफ्रीडिया है ना। तो टाइप ऑफ निफ्रीडिया देख लेते हैं।
टाइप ऑफ नेफ्रीडिया दो तरह के, एक तो प्रोटेस्टिकुलर और दूसरी कौन सी नेफ्रीडिया है, दूसरी नेफ्रीडिया टेस्टिकुलर, है ना। बस इनके सेगमेंट याद रखना है। जो प्रोटेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है वो 6 से 11 नंबर में होगी, है ना नेफ्रीडिया, और जो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है वो आपका 12 से 22 नंबर में, 12 से 22 नंबर में नेफ्रीडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। उसके बाद फिर क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद ये हीरोडेनेरिया खत्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको फर्टिलाइज, देखो मोनोसियस होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, बाइसेक्सुअल। कैसा है, मोनोसियस है, बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, मोनोसियस, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। दूसरा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, क्रॉस भी दोनों होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और क्रॉस दोनों टाइप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपुलेटिंग सीजन जो होता है वो मार्च एंड अप्रैल होता है ना। कौन सा, कॉपुलेटिंग सीजन क्या होता है, मार्च एंड अप्रैल होता है ना। नेक्स्ट, कोकून फॉर्म बाई 9, 10, 11, कोकून फॉर्म बाई 9, 10 और 11 नंबर सेगमेंट में कोकून का फॉर्मेशन होता है। टेम्परेरी क्लाइटेलम होता है यहाँ पे, कौन सा, टेम्परेरी क्लाइटेलम होता है ना, टेम्परेरी क्लाइटेलम होता है। 10th पेयर में टेस्टिस सैक पाया जाता है, 1 पेयर ओवी सैक पाया जाता है। 11 पेयर टेस्टिस सैक और 1 पेयर ओवी सैक पाया जाता है। ठीक है, सिंगल कोकून हैज अबव 1 to 24 एग। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, नो लार्वल स्टेज फाउंड पाई जाती है। डेवलपमेंट जो होगा वो कैसा होगा, डायरेक्ट होगा और कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी। नो लार्वल स्टेज, कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी। साथ ही साथ 11 पेयर टेस्टिस सैक होती हैं, कितनी, 11 पेयर जो होती है वो टेस्टिस सैक होती हैं, है ना, और 1 पेयर ओवी सैक होती है। 1 पेयर जो होती है वो ओवी सैक होती है। ठीक है, 1 पेयर ओवी सैक होती है। ये आपका हीरोडेनेरिया खत्म हो गया। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नेरिस। ठीक है, नियंथिस जिसको बोलते हैं। इसके बाद नेरिस पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।